हेलो गाइस, दिस इज रंगो कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में। कोपन क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 12 है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तो वर्ल्ड क्लाइमेट पे ही अटके हुए हैं, क्लाइमेट चेंज तो बाद में पहले पूछेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कोपन ने वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स ए के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर टेबल बनी हुई है, 5 तरह के क्लाइमेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में, ड्राई क्लाइमेट्स बी के बारे में, जिसको कि हम ग्रुप बी भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जरा एक चीज समझाना चाहता हूँ, बता बी पढ़ाने से पहले, कि ग्रुप ए का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक्स में मिलता है, मतलब 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। उसके बाद फिर टेम्परेट रीजन में ग्रुप सी मिलेगा, उसके बाद ग्रुप डी मिलेगा, उसके बाद पोलर रीजन में ग्रुप ई क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से हमने 4 क्लाइमेट्स को सब डिवाइड किया है, लेकिन कोपन ने एक 5वां क्लाइमेट जो है वो प्रिसिपिटेशन के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज किया था, उसका नाम है बी क्लाइमेट। इसका टेम्परेचर से कोई खास लेना देना नहीं है, मतलब इसको डिफाइन करने में मेजर जो बीच में प्रायोरिटी रखी गई है, बीच में सेंटर में जो रखा गया वो प्रिसिपिटेशन को रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट यहां से लेके यहां तक 15 डिग्री से लेके और 60 डिग्री तक कहीं भी मिल सकता है। बीच बीच में पैचेस होते हैं, अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मैच करती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, अगर फुलफिल करते हैं तो ये क्लाइमेट वहां पे मिल सकता है। ए में भी मिल सकता है, सी में भी, डी में भी, बशर्ते 15 से 60 के बीच में ओजोन आना चाहिए, ठीक है। इसको फर्दर हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। 15 से 60 है तो पहला 15 से 30 और दूसरा 35 से 60 या 30 से 60 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो गैप रख, मतलब ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है, 30 से 35 तक पहुंच जाता है, कहीं पे ये 35 से 30 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें क्योंकि प्रिसिपिटेशन मेन रखा गया है तो वेजिटेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ये बात आप सब पता होगी, ठीक है। मेन जो चीज मुझे आपको समझानी थी वो ये समझानी थी कि क्योंकि हम बाकी क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका हमें पता है कि ये क्लाइमेट इस जोन में मिलेगा, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली पता नहीं है, बी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में। तो आपको याद ये रखना है कि ये 15 से लेकर 60 तक किसी भी ग्रुप के क्लाइमेट के साथ मिल सकता है। समझ आ गया? चलिए, क्या कह रहा है, ड्राई क्लाइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल। ड्राई क्लाइमेट्स की खास खूबी है कि वहां रेनफॉल कम होती है। कॉमन सेंस की बात है, एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी है जिसको कि प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे बनाया गया, जिस कैटेगरी को, ठीक है, और उसका नाम है ड्राई क्लाइमेट्स। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे बारिश कम होती होगी तभी उसका नाम ड्राई क्लाइमेट्स है, ज्यादा तो हो नहीं सकती, है ना। दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इतनी कम होती है कि प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं हो सकती वहां पर। समझ आ गया? आगे कह रहा है, these climates cover a very large area of planet extending over large latitudes from 15 to 60 degree north and south of equator। ये जो हमारे क्लाइमेट्स हैं, ये क्लाइमेट्स बहुत बड़े रीजन में मिलते हैं और 15 से 60 कहीं भी मिल सकते हैं। 15 से 60 नॉर्थ में भी, 15 से 60 साउथ में भी कहीं भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एट लो लैटिट्यूड्स। अब हम पहले 15 से 30 वालों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। At low latitudes from 15 to 30, they occur in the area of subtropical high, where subsidence and inversion of temperature do not produce rainfall। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 30 डिग्री पे क्या होता है, 15 से 30 डिग्री के बीच में क्या होता है, सबसिडेंस पाया जाता है, मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने जब क्या पढ़ा था, ट्रॉपिकल सेल्स पढ़े थे, प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इक्वेटर पे इंसोलेशन होती है, तो यहाँ की इक्वेटर की हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो वो क्या करती है, इधर आधी पोल की तरफ जाने की कोशिश करती है, आगे साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाते जाते जब डाइवर्ट होती है तो फिर दोबारा से उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, ठंडी होकर भारी होकर फिर दोबारा वो भारी होकर नीचे गिरने लगती है, और वो कहाँ गिरती है, 15 से 30 के बीच में पाइल अप होकर गिरने लगती है, सबसिडेंस होने लगती है, तो वो सबसिडेंस जोन बनता है, प्रेशर बेल्ट बनती है, वहां पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इस हाई प्रेशर की वजह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वहां पे, टेम्परेचर, ठीक है, वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास के ऊपर आता है, वार्म एयर कोल्ड एयर मास को सबसे को मतलब के ऊपर आती है, लेकिन सबसिडेंस की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती, बनती भी है तो फोग ही बनती है वहां पर,
क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि सब्सिडेंस और इन्वर्जन टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल कैसे नहीं हो रही है? समझ गए ना? सब्सिडेंस की वजह से क्या होगा, वार्म एयर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से नीचे एयर आ रही है, प्रेशर पड़ रहा है। जब ऊपर नहीं जा पाएगी तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, ये खासा बता रहा है कि जब ये क्लाइमेट वेस्टर्न मार्जिन में हो, कोई ऐसा रीजन है जो कि ड्राई है और वो वेस्टर्न मार्जिन में हो, एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट, और उसके पास वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट हो, कोई कॉन्टिनेंट है, ये इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है ये वाला हिस्सा है, और यहां पे कोई कोल्ड करंट भी हो, जो कि इस रीजन में होता ही है 15 से 30 के बीच में वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट होता ही है, पता है हमें। ठीक है, नहीं भी पता है तो आगे ओशन में पढ़ेंगे हम आराम से। सर्कुलेशन ही उसी तरीके का है, इस तरीके से यहां से विंड्स चलती हैं, है ना, 15 से 30 के बीच में ट्रेड विंड्स, तो इधर ही लेके जाएंगे उसको। क्या बोल रहे हैं, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन द कोल्ड करंट कंटिन्यूस अलोंग विद द कोल्ड करंट पर्टिकुलरली और वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसका एग्जांपल भी है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो वेस्ट कोस्ट है उस पे क्या है, वेस्टर्न मार्जिन भी है और कोल्ड करंट भी है, वहां पे पेरू करंट है, वहां पे कोल्ड करंट। ठीक है, दे एक्सटेंड टुवर्ड्स इक्वेटर्स ओकर ऑन द कोल्ड कोस्टलैंड। तो क्या होता है, ये मान लीजिए अभी 15 डिग्री इसकी वो है, लेकिन अगर ये वेस्टर्न मार्जिन पे ये ड्राई क्लाइमेट मिला है, कोई रीजन है जो कि वेस्टर्न मार्जिन पर, वहां पे कोल्ड करंट भी है, ठीक है, तो ये इक्वेटर की तरफ ये रीजन बढ़ सकता है, वहां पे इतना ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी इन दोनों कंडीशंस की वजह से, वेस्टर्न मार्जिन पे होने की वजह से और कोल्ड करंट वहां पे होने की वजह से। इसका एग्जांपल दिया है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे इंसुलेशन बहुत ज्यादा है, इंसुलेशन है, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म और एयर मास और कोल्ड करंट जो है इधर आएगा, कोल्ड करंट जो कॉन्टिनेंट पे जब आएगा तो क्या होगा, इस एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा धीरे धीरे, ड्राइनेस वहां है नहीं, मॉइस्चर बिल्कुल भी। ऑलरेडी क्या होगा, कोल्ड करंट के आने से इस एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, तो ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये रीजन एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, समझ आया यहां तक? आगे चलते हैं। ये आपको यहां तक समझ आ गया? 15 से 30 के बारे में के बीच में जो मिलता है वो मिलता है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन एक बात और बता दूं, जो 15 से 30 के बीच में जो ड्राई क्लाइमेट मिलेंगे उसको हम सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अभी आगे आने वाला है, क्लियरली बताता हूं, अच्छे से समझाएंगे भी क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बाकी मोटा मोटा आपको यहां पे समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो ड्राई क्लाइमेट्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे ये 15 से 60 डिग्री के बीच में मिलते हैं, लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक 15 से 30 और दूसरा 15 से 60। ये बताया गया क्यों मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करंट्स हो तो, और सब्सिडेंस होती है, इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं क्यों होता है, तो इसकी वजह से रेनफॉल नहीं हो पाती। यहां पे एक बात आपने नोटिस की कि वेस्टर्न मार्जिन क्यों लिखा था, वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों मिलते हैं ये जो डेजर्ट क्लाइमेट, ये क्लाइमेट क्यों, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे ट्रेड विंड्स, जब कोई कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, हमारा थार डेजर्ट भी वेस्ट में ही पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। जब कोई कॉन्टिनेंट है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में लोकेटेड है इक्वेटर अर्थ पे, अगर 15 से 30 के बीच में होगा इसका मतलब ट्रेड विंड्स एक्टिव है, ट्रेड विंड्स ईस्ट से आ रही हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट जो है यहां से इन्होंने मॉइस्चर उठाया, इस पार्ट में बारिश भी हो गई, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते इनका मॉइस्चर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तो ये पार्ट जो है ये सूखा रह जाता है। ठीक है, कोल्ड करंट का बता ही दिया मैंने आपको, कोल्ड करंट होगा और वेस्टर्न मार्जिन पे होंगे। ठीक है, खासतौर से उन्होंने अभी पीछे हमने एग्जांपल भी पढ़ा साउथ अमेरिका में जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे, तो क्या होगा, वहां पे बहुत ज़रा डेजर्ट लाइक कंडीशन बन सकती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट 15 से 60 वाले, सॉरी 35 से 60 वाले पे, 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। इन मिड लैटिट्यूड्स, इसको मिडिल लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है 15 से 30 वाला, ठीक है, ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड है। इसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ के इक्वेटर में दे आर कन्फाइंड टू इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। देखो इसने बता दिया, यहां पे रीजन बता दिया इसका क्यों है और कहां पे, लोकेशन और रीजन एक ही चीज, एक ही लाइन में बता दिया। वेयर maritime humid winds do not reach and to areas often surrounded by mountains. Okay? ह्यूमिडिटी नहीं पहुंच पा रही है वहां पे। इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, अगेन मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई कॉन्टिनेंट है, अगर उसके मिड इंटीरियर में जब जो विंड से, जो सी से चलेंगी, सी से आएगा मॉइस्चर, मिड में जाकर के कॉन्टिनेंट अगर बड़ा है, उसके मिड में जाकर के उसका मॉइस्चर, विंड्स का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो वहां पे बारिश नहीं करा पाएगी, ठीक है। और वहां पे क्या, ज्यादातर कोई रीजन अगर पहाड़ों से सराउंडेड है तो वैसी विंड नहीं पहुंच सकती उस तक, तो इसीलिए कहां पे मिलते हैं, ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इसी लाइन में इसका रीजन भी आ गया, और क्यों होता है ऐसा उसका कॉज भी इसने बता दिया, लोकेशन भी आ गई, रीजन भी आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ड्राई क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्टीपी। अब ड्राई क्लाइमेट्स तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टीपी या सेमी एरिड क्लाइमेट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि स्टीपी को सेमी एरिड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट्स दो तरीके होते हैं, एक एरिड, एक सेमी एरिड। एरिड जो होता है वो डेजर्ट होता है, वहां पे बिल्कुल ही सूखा रहता है। जो सेमी एरिड होता है वहां पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन मिल जाती है, कंपैरेटिवली कम सूखा होता है, ठीक है। तो सेमी एरिड जो है उसको स्टीपी भी बोलते हैं, और उसका साइन क्या है, BS। देखो बी से हमारा ड्राई हो गया, ड्राई क्लाइमेट, एस से हमारा सब ट्रॉपिकल या सेमी एरिड या स्टेपी क्लाइमेट। ध्यान रखना, एस से सेमी एरिड, पहले भी बता चुका हूं मैं, कैपिटल एस नॉट स्मॉल एस, कैपिटल स्मॉल एस का ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, ड्राई क्लाइमेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला तो हमारा सेमी एरिड हो गया, दूसरा है हमारा ड्राई क्लाइमेट जिसको बोलते हैं। इसका है बी मतलब ड्राई और डब्ल्यू मतलब डेजर्ट। ड्राई भी दो तरीके के होते हैं, बी तो ड्राई हो गया दोनों में कॉमन, एस है तो सेमी एरिड है, डब्ल्यू है तो डेजर्ट है। बस इतना ध्यान रखना, अभी समझ गए। चलिए अब एक चीज और है, अगर ये BS 15 से 30 डिग्री के बीच में मिलता है तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे हम H लगा देंगे। अगर ये BW 15 से 30 के बीच में मिलता है तो इसके आगे भी H लग जाएगा। यहां तक समझ आ गया। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आगे फिर से डिवाइड कर दिया इनको। अगर सेमी एरिड है लेकिन सब ट्रॉपिक्स में मिलता है, सब ट्रॉपिकल है, तो वो BSH हो जाएगा, क्लियर। और सब ट्रॉपिकल BWH। अगर डेजर्ट है लेकिन सब ट्रॉपिक्स में है, सब ट्रॉपिकल है, तो वो BWH हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। एट लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड फ्रॉम 15 से 30 एंड मिड लैटिट्यूड स्टीपी। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो कहां तक की कहानी है, 15 से 30 तक की कहानी है। सब ट्रॉपिक्स में अगर BS है तो BSH हो जाएगा, सब ट्रॉपिक्स में अगर डेजर्ट है तो BWH हो जाएगा। 15 से 30 तक की कहानी है। आगे मिड लैटिट्यूड से पहुंचते अब 35 से 60 के बीच में या 30 से 60 के बीच में मिड लैटिट्यूड स्टीपेज जो होंगे उनको BSK बोलेंगे। इसका मतलब मिड लैटिट्यूड का साइन क्या है, K। भाई बी तो हमारा क्या है, ड्राई, एस क्या है, सेमी एरिड, और के हो गया हमारा मिड लैटिट्यूड। अगर सब ट्रॉपिक्स में होगा तो एच आएगा, अगर मिड लैटिट्यूड्स में होगा 30 से 60 के बीच में तो के आएगा। अगेन अगर डेजर्ट है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, BWK, बी ड्राई, W डेजर्ट, के मिड लैटिट्यूड एट लैटिट्यूड बिटवीन 30 से 60। यहां तक समझ आ गया, यहां तक ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई। कुछ नहीं है इसमें, बस लॉजिक लगाना है छोटा सा। यही लॉजिक लगाना है कि बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट है। अगर ड्राई क्लाइमेट दो तरीके के होते हैं, एस और डब्ल्यू। एस सेमी एरिड है, डब्ल्यू डेजर्ट है। बस अब इसको भी दो तरह से बांटा गया है। अगर ये सब ट्रॉपिक्स में है तो BSH हो जाएगा, और अगर ये मिड लैटिट्यूड्स में तो BSK हो जाएगा। बस इतनी कहानी है, यही है, ठीक है।
यहां तक समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या, अब हमने इन क्लाइमेट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अभी इन क्लाइमेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ BSH और BWH की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। मतलब स्टीपी क्लाइमेट्स इन सब ट्रॉपिकल रीजन एंड डेजर्ट क्लाइमेट इन सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टीपी क्लाइमेट इन मिड लैटिट्यूड्स एंड डेजर्ट क्लाइमेट इन मिड लैटिट्यूड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसने नहीं बताई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है। स्टीपी क्लाइमेट्स सब ट्रॉपिक्स में हो चाहे मिड लैटिट्यूड्स में हो, मोर और लेस सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्योंकि उनका क्या है, उनका सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन लेवल वही रहेगा सेमी एरिड का। वैसे ही डेजर्ट चाहे ट्रॉपिक्स में हो, सब ट्रॉपिक्स में हो चाहे मिड लैटिट्यूड में हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगी, उसमें प्रेसिपिटेशन वही होगा, सिर्फ टेम्परेचर का थोड़ा बहुत फर्क आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेजर कैरेक्टर नहीं है, मेजर कैरेक्टर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी? सब ट्रॉपिकल ट्रिपी एंड स्टिपी मतलब BSH एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब BWH हैव कॉमन प्रेसिपिटेशन। इनकी प्रेसिपिटेशन लगभग बराबर ही होती है एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनके टेम्परेचर भी लगभग एक जैसा सही होता है। Logged in transition zone between dry and dry climate, subtropical steppe receives slightly more rainfall than desert. सब ट्रॉपिकल स्टिपीज जो हैं उनमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है इन कंपैरिजन टू डेजर्ट, और अगर बारिश ज्यादा होगी एडिक्वेट इनफ फॉर ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड, थोड़ा सा वेजिटेशन भी होता है, कहीं कहीं पे घास मिल जाती है आपको स्टिपीज में, डेजर्ट में नहीं। डेजर्ट में तो और भी कम है बारिश है स्टिपीज से। ठीक है, स्टिपीज में थोड़ी सी ज्यादा है और वो इतनी है कि घास उग जाती है बस। द रेनफॉल इन बोथ क्लाइमेट इज हाईली वेरिएबल, रेनफॉल बहुत ज्यादा वेरिएबल है, मतलब पूरे साल एक जैसी बारिश नहीं होती। देखो कम बारिश होना लेकिन पूरे साल एक जैसी बारिश होना सूखे को खत्म कर सकता है। मान लो किसी रीजन में 10 से 12 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हर महीने हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे सूखा ना पड़े, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल मानो इस महीने में हो गई, ये पानी कंज्यूम हो गया, सूखा आने लगा, अगले महीने फिर रेनफॉल हो जाएगी। सूखा अगर आएगा भी तो 2-4-5 दिन का ही आएगा, उतना बेरेबल होता है, उसके बाद फिर अगले महीने ऐसा ही होगा। लेकिन अगर सपोज करो सारी की सारी रेनफॉल 12 सेंटीमीटर रेनफॉल सिर्फ 2 महीने में हो गई, अब सूखा है पूरे साल, तो इस टाइम से लेके और नेक्स्ट टाइम तक 10 महीने सूखा है, तो यहां पे सफर करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल अफेक्ट्स द लाइफ इन स्टीपी मच मोर देन इन डेजर्ट, मोर ऑफन कॉजिंग फेमाइन। जो ये वेरिएबिलिटी है रेनफॉल में, ये स्टीपी में ज्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में तो अगर आप जाओगे तो या तो आप जाओगे ही नहीं, सेटलमेंट जो होंगे, गांव जो होंगे, वो कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर वो ऐसी जगह मिलते हैं जहां थोड़ा बहुत पानी हो, रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ पे 50 किलोमीटर कोई पानी नहीं है, वहां पे कोई घर नहीं बनाता। वहां पे जानवर भी ऐसे मिलेंगे जो कि उस सूखे के आदी होंगे, हैबिचुअल होंगे उस कंडीशंस में रहने लायक। पेड़ भी वही मिलेंगे जो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इंसान भी वहां नहीं जाएगा तो कुछ इंतजाम अपना करके जाएगा। लेकिन इस टीपी में क्योंकि थोड़ी बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे सेटलमेंट्स भी होते हैं, जानवर भी ज्यादा होते हैं, और अगर वहां पे थोड़ी सी बारिश कम हुई और तो सूखा पड़ जाता है, फेमाइन आ जाती है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? 2-3 पॉइंट्स और है, उन्हें और कर लेते हैं जल्दी से। आगे कह रहा है ये कि रेनफॉल ओकर्स इन शॉर्ट इंटेंस थंडर शॉवर्स इन डेजर्ट्स एंड इज इनफेक्टिव इन बिल्डिंग सॉइल मॉइस्चर। रेनफॉल क्या होती है? इंटेंस होती है, मतलब एकदम से बारिश हुई 2 महीना 3 महीने 4 महीने दबा के बारिश हुई, उसके बाद फिर 8 महीने 10 महीने खाली है, तो ये पानी क्या होगा? ये या तो उड़ जाएगा या बह जाएगा। तो सॉइल जो है इस पानी को रिटेन नहीं कर पाएगी पूरा। अगर ये काफी देर तक, अगर ये थोड़ा थोड़ा बारिश हर महीने में होती 12 महीने, तो सॉइल इस पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाती।
अब जल्दी से 2 महीने में कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी, जितना कर सकती है उतना कर लेती है, लेकिन ज्यादा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसलिए सॉइल मॉइस्चर जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है, इतनी बारिश, जो इंटेंस बारिश होती है थंडर एंड शॉवर के साथ, लेकिन वो मॉइस्चर बिल्डअप नहीं हो पाता सॉइल का। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट्स बॉर्डरिंग कोल्ड करंट्स। जो कोस्टल डेजर्ट्स है, जो डेजर्ट्स कोस्टल रीजन पे है और जहां पे कोल्ड करंट आता है, वहां पे फॉग कॉमन है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वार्म एयर मास होगा, यहाँ पे कोल्ड एयर मास होगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो फॉग हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, है ना। ठीक है, अगर वो कंडेंसेशन ग्राउंड पे होता है तो क्या होगा? फॉग होगा। और क्योंकि ज्यादातर सब्सिडेंस होता रहता है तो क्लाउड फॉर्मेशन तो हो नहीं सकती, तो इसलिए फॉग ही ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आ गया। मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर इज वेरी हाई। समर में मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कभी पहुंच जाता है। ठीक है, द हाईएस्ट शेड ऑफ टेम्परेचर 58 डिग्री। आज तक हाईएस्ट जो डेजर्ट्स में टेम्परेचर गया, कितना गया? 58 डिग्री गया है। कहां रिकॉर्ड किया गया था? अल अजीजिया में। ये अल अजीजिया कहां पे है? ये लीबिया में है। और ये कब रिकॉर्ड किया गया था? 13 सितंबर 1922 को। याद रखना ये। ठीक है, अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर यही है। उसके बाद एनुअल एंड डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आल्सो हाई। एनुअल एंड डायरनल, एनुअल का मतलब साल का और डायरनल का मतलब दिन का। जो टेम्परेचर रेंजेस है, मतलब कम और ज्यादा, मिनिमम और मैक्सिमम के बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात को एकदम से ठंडा। सैंड है, क्योंकि सैंड क्या होती है, बहुत जल्दी हीट रेडिएट कर देती है, छोड़ देती है, तो एकदम से ठंडा हो जाता है। और दिन में एकदम से हीट को ऑब्जॉर्व कर ली तो एकदम से गर्म हो जाता है। तो इसलिए दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए डायरनल रेंज भी ज्यादा टेम्परेचर की, और गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर उतना कम रहता है सैंड की वजह से ही। तो इसलिए एनुअल और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा होता है उसमें, मिनिमम और मैक्सिमम में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, बी क्लाइमेट खत्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक है सी क्लाइमेट। सी का मतलब है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक वीडियो देखना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।